सेड क्लारमन की किताब है मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब 1991 में छपी थी तो इसकी सिर्फ 5,000 प्रतियां बिकी, फ्लॉप मानी गई। बिल्कुल। और आज उसी किताब की एक यूज्ड कॉपी खरीदने जाएं तो अमेज़न पर हजारों डॉलर की मिलती है। मतलब ऐसा क्या है इस किताब में जो इसे एक फ्लॉप से निवेश की दुनिया का खजाना बना देता है? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी चर्चा का सार है। ऐसा लगता है कि इस किताब का जो सफर है वो खुद इसके अंदर लिखी फिलॉसफी को दिखाता है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे पहले बाजार ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समय ने उसका असली मूल्य दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल सही। तो आज हम दुनिया के सबसे सफल और शायद सबसे रहस्यमयी निवेशकों में से एक सेथ क्लारमन के निवेश दर्शन की गहराई में उतर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या, किसी स्टॉक का आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू ये क्या भला है, और सबसे जरूरी वो सिद्धांत जिसने उनकी किताब को इतना मशहूर बना दिया, सुरक्षा का मार्जिन। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसके लिए हमारे पास उनकी किताब के कुछ हिस्से हैं, उन सिद्धांतों को समझाने वाले कई लेख हैं और उनकी फर्म बाउपोस्ट ग्रुप के बारे में कुछ बहुत ही दिलचस्प ऑनलाइन चर्चाएं भी हैं। अच्छा, तो इन सबको मिला के हम क्लारमन के सोचने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सच कहूं तो हैरान करने वाली बात जो एक ऑनलाइन चर्चा से सामने आई वो ये है कि क्लारमन की फर्म बाउपोस्ट कथित तौर पर 97% अनुत्पादक है। हाँ, मतलब 97% समय वो कुछ नहीं करते। आज की दुनिया में जहां हर मैनेजर अपनी टीम से रोज की प्रोडक्टिविटी मांगता है, वहां 97% समय कुछ न करना तो नौकरी से निकाले जाने का सीधा रास्ता है। कोई इतना अनुत्पादक हो कि सफल कैसे हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही विरोधाभास वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल है। ये लगातार कुछ करते रहने के बारे में है ही नहीं। तो फिर किस बारे में है? ये सही मौके का बेसब्री से इंतजार करने के बारे में है। क्लारमन का एक मशहूर उदाहरण है, औसत अवसर खोजना आसान है लेकिन असाधारण अवसर मिलना दुर्लभ है। बाउपोस्ट के एक इन्वेस्टर लेटर में उन्होंने लिखा था कि बाजार रोज एक मेन्यू देता है जिसमें ज्यादातर चीजें उबाऊ और पूरी कीमत पर होती हैं। उनका काम सिर्फ ये देखना है कि कहीं कोई असाधारण चीज छूट तो नहीं रही, और ज्यादातर दिन वो बिना कुछ किए घर चले जाते हैं। लेकिन इस सुनने में जितना आसान लगता है करने में उतना ही मुश्किल होगा। जैसा कि एक ऑनलाइन टिप्पणीकार ने कहा, क्या ये उबाऊ नहीं है? हर रोज दर्जनों आइडियाज को देखना और उन्हें खारिज करते जाना, कोई एक्शन नहीं। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना जब बाकी दुनिया खरीद बिक्री कर रही हो। लोकप्रिय चीजों के पीछे भागने के बारे में नहीं है। स्रोतों में जिक्र है कि बाउपोस्ट पर उनके क्लाइंट्स ने कभी दबाव नहीं डाला कि उन्होंने कोई बड़ा और मशहूर आईपीओ क्यों छोड़ दिया, जैसे कि बाबा का आईपीओ। हाँ, जैसे बाबा का आईपीओ, क्योंकि वो जानते हैं कि क्लारमन का खेल अलग है। उनका दर्शन है तब खरीदना जब दूसरे डरकर बेच रहे हों। क्लारमन कहते हैं कि सबसे अच्छे सौदे जरूरतमंद, परेशान या भावुक विक्रेताओं से मिलते हैं। एक मिनट, जरूरतमंद, परेशान या भावुक विक्रेताओं से खरीदना, ये सुनने में थोड़ा शिकारी जैसा नहीं लगता? क्या आप दूसरों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और नैतिकता के नजरिए से इसे देखना जरूरी भी है। देखिए, क्लारमन का तर्क ये होगा कि बाजार एक तंत्र है, कोई एक व्यक्ति नहीं। आप किसी एक इंसान से उसका घर नहीं खरीद रहे हैं, आप एक भावहीन बाजार से एक हिस्सा खरीद रहे हैं। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा। एक फंड मैनेजर के तौर पर उनकी पहली जिम्मेदारी अपने ग्राहकों के पैसों की रक्षा करना है और उसे बढ़ाना है। ठीक है। साथ ही ऐसे मुश्किल समय में खरीदार बनकर आप बाजार में लिक्विडिटी यानी तरलता भी तो दे रहे हैं, जो उसे और गिरने से रोकने में मदद करती है। तो इसे दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाने के बजाय बाजार की अकुशलता का फायदा उठाना कहा जा सकता है। समझ गया। तो ये धैर्य रखने और विपरीत चलने का मतलब है कि आप बाजार की राय पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बाजार में चल रही कीमत पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस चीज पर करेंगे? यहीं पर शायद कीमत और मूल्य का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। यही इस दर्शन का अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि किसी शेयर की कीमत यानी प्राइस ही उसका मूल्य यानी वैल्यू है। हाँ, आमतौर पर तो यही लगता है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक मशहूर कहावत है, कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। कीमत बाजार तय करता है,
जो हर सेकंड बदलती है और अक्सर डर, लालच, अफवाहों से प्रभावित होती है। लेकिन मूल्य, या जिससे क्लारमन आंतरिक मूल्य कहते हैं, वो उस बिजनेस की असली बुनियादी कीमत है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, एक बहुत ही साफ उदाहरण है ऑटोजोन और माइक्रोसॉफ्ट का। कुछ समय पहले ऑटोजोन के एक शेयर की कीमत लगभग $3,162 थी। ओके। उसी समय माइक्रोसॉफ्ट के एक शेयर की कीमत सिर्फ $413 थी। तो कीमत के हिसाब से ऑटोजोन का शेयर माइक्रोसॉफ्ट से लगभग 6 गुना ज्यादा महंगा था। तो कोई भी नौसिखिया तो यही सोचेगा कि ऑटोजोन ज्यादा बड़ी या बेहतर कंपनी होगी। बिल्कुल, लेकिन अब मूल्य को देखते हैं। उस समय माइक्रोसॉफ्ट की कुल मार्केट कैप लगभग $3 ट्रिलियन थी और ऑटोजोन की सिर्फ $53 बिलियन। अरे वाह! यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑटोजोन से करीब 6 गुना ज्यादा मूल्यवान थी, भले उसका एक शेयर सस्ता था। ये साफ दिखाता है कि सिर्फ शेयर की कीमत देखकर निवेश करना कितना भ्रामक हो सकता है। वाह, ये तो आंखें खोलने वाला उदाहरण है। तो अगर शेयर की कीमत असली मूल्य नहीं है, तो कोई ये कैसे पता लगाएगा कि एक कंपनी का वास्तविक आंतरिक मूल्य क्या है? ये तो किसी जादूगर का काम लगता है। जादू नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और विश्लेषण का काम है। आंतरिक मूल्य किसी कंपनी की वो वास्तविक कीमत है जो उसके बिजनेस के आधार पर होती है, जैसे वो कितना कैश कमाती है, उसके पास कितनी संपत्ति है वगैरह। इसे आंकने के लिए निवेशक कई तरीके अपनाते हैं। स्रोतों में 3 मुख्य तरीकों का जिक्र है। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, या जिसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF कहते हैं। DCF? इसमें यह अनुमान लगाया जाता है कि कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में कितना कैश कमाएगी और उस भविष्य के कैश की आज के समय में क्या कीमत है। और बाकी दो? दूसरा है लिक्विडेशन वैल्यू। ये बहुत सीधा है। मतलब अगर आज कंपनी बंद हो जाए और उसकी सारी संपत्ति बेच दी जाए और सारे कर्ज चुका दिए जाए, तो हर शेयर धारक के हिस्से में कितना पैसा आएगा। ठीक है। और तीसरा है स्टॉक मार्केट वैल्यू, जहां ये अंदाजा लगाया जाता है कि अगर कंपनी के अलग अलग बिजनेस को अलग अलग बेचा जाए तो बाजार में उनकी क्या कीमत मिलेगी। तो ये कोई एक जादुई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक तरह की जासूसी है जिसमें अलग अलग एंगल से कंपनी की कीमत का अंदाजा लगाना पड़ता है। बिल्कुल सही। और हर तरीका एक अलग नजरिए से कंपनी को देखता है। जैसे एक तेजी से बढ़ती हुई टेक कंपनी के लिए आप शायद DCF पर ज्यादा ध्यान देंगी, लेकिन एक पुरानी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लिक्विडेशन वैल्यू ज्यादा मायने रखती है। यहाँ मुख्य बात यह है कि ये हमेशा एक अनुमान ही होता है, कोई सटीक विज्ञान नहीं। सही बात है। भविष्य कौन देख सकता है? कोई नहीं। इसीलिए क्लारमन जैसे निवेशक मूल्यांकन करते समय बेहद रूढ़िवादी होते हैं। वो हमेशा सबसे खराब स्थिति को मानकर चलते हैं। ठीक है, तो आपने बहुत मेहनत और जासूसी करके एक कंपनी के वास्तविक मूल्य का एक रूढ़िवादी अनुमान लगा लिया। मान लीजिए आपने निकाला कि एक कंपनी का असली मूल्य 60 रुपए प्रति शेयर है, पर आप जानते हैं कि आपका अनुमान गलत भी हो सकता है। तो आप खुद को अपनी ही गलतियों से कैसे बचाते हैं? यहीं पर शायद क्लारमन की किताब का शीर्षक आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिल्कुल, यही वो आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा है जो इस पहेली को पूरा करता है। सरल शब्दों में मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बफर जोन है, एक सुरक्षा कवच। इसका मतलब है किसी स्टॉक को उसके अनुमानित आंतरिक मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदना। यह आपके विश्लेषण में होने वाली गलतियों, दुर्भाग्य या बाजार के उतार चढ़ाव के खिलाफ आपका बीमा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक पुराने पुल पर ट्रक चला रहे हैं। अगर पुल की क्षमता 10 टन है, तो क्या आप ठीक 10 टन का ट्रक लेकर जाएंगे? कभी नहीं। मैं तो शायद 6 या 7 टन का ही ट्रक लेके जाऊंगा, ताकि अगर पुल में कोई अनदेखी कमजोरी हो तो भी मैं सुरक्षित रहूं। बस वही 3-4 टन का अंतर आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। निवेश में भी यही सिद्धांत काम करता है। अगर आपने स्टॉक का आंतरिक मूल्य 60 रुपए निकाला है, तो आप उसे 59 या 58 में नहीं खरीदेंगे। नहीं। आप एक सुरक्षा मार्जिन लागू करेंगी, मान लीजिए 30%। तो 60 रुपए का 30% हुआ 18। आप इसे 60 से घटाएंगी और अपनी अधिकतम खरीद कीमत 42 रुपए तय करेंगी। आप उस स्टॉक को तभी छुएंगी जब वो 42 या उससे नीचे मिले। वाह, तो ये सिर्फ डिस्काउंट पर खरीदारी नहीं है, ये एक तरह का निवेश बीमा है जो आप खुद बनाते हैं। मतलब प्रॉफिट कमाने से पहले आप ये पक्का कर रहे हैं कि आप हारेंगे नहीं। आपने एकदम सही समझा। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल।
इसीलिए क्लैरमन कहते हैं कि रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करने से ज्यादा जरूरी जोखिम प्रबंधन है। एक स्रोत में बहुत अच्छी बात कही गई है, नुकसान से बचना ही मुनाफे का सबसे पक्का रास्ता है। अगर आप एक दशक तक हर साल 16% रिटर्न कमाते हैं, तो आप उस निवेशक से कहीं ज्यादा पैसा बना लेंगे जो 9 साल 20% कमाता है और 10वें साल सिर्फ 15% गवा देता है। हाँ, एक बड़ा नुकसान आपको कई साल पीछे धकेल देता है। बिल्कुल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसी बड़े नुकसान से बचाता है। तो ये किसी बड़ी सेल का इंतजार करने जैसा है। क्लैरमन कहते हैं, आपको गिरते हुए बाजार में खरीदना चाहिए, लेकिन ये कहना आसान है और करना मुश्किल है। जब हर तरफ खौफ का माहौल हो, सब बेच रहे हों, तब खरीदने के लिए तो हिम्मत चाहिए। ये तो डरावना है। बहुत डरावना। हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है भीड़ के साथ चलना, लेकिन क्लारमन का तर्क है कि बहुत देर से खरीदने से बेहतर है कि बहुत जल्दी खरीद लिया जाए। आप बाजार के सबसे निचले स्तर का, मतलब बॉटम का सटीक अनुमान कभी नहीं लगा सकते, यह असंभव है। इसलिए जब कीमत आपके तय किए गए सुरक्षा मार्जिन के साथ आपके लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो आपको खरीदना शुरू कर देना चाहिए, भले ही बाद में कीमत और नीचे क्यों ना चली जाए। आपका सुरक्षा मार्जिन ही आपकी असली सुरक्षा है। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा है। क्या हो अगर कोई चीज सिर्फ इसलिए सस्ती है क्योंकि वो सच में एक खराब चीज है? मतलब हम एक छुपे हुए हीरे और एक मामूली पत्थर के बीच फर्क कैसे करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि हम जिसे सस्ता समझकर खरीद रहे हैं वो एक वैल्यू ट्रैप हो। यह इस रणनीति का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी सवाल है। वैल्यू ट्रैप वो स्टॉक होते हैं जो किसी ठोस कारण से सस्ते होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल टूट चुका है या उनका प्रोडक्ट अब कोई नहीं खरीदता, और वो शायद कभी उभर ना पाए। हाँ बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई चीज 90% डिस्काउंट पर मिले, लेकिन आप घर आकर देखें कि वो टूटी हुई है और किसी काम की नहीं। तो एक निवेशक कैसे फर्क करेगा कि वो एक हीरा खरीद रहा है जो अभी मिट्टी में है, या सिर्फ एक पत्थर जो हमेशा पत्थर ही रहेगा? यहीं पर गहरी रिसर्च और बिजनेस की समझ काम आती है। क्लारमन इसके लिए बिजनेस के मोट यानी उसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को देखते हैं। क्या कंपनी के पास कोई ऐसा मजबूत ब्रांड, टेक्नोलॉजी या नेटवर्क है जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल हो? अच्छा, अगर कोई कंपनी सिर्फ इसलिए सस्ती है क्योंकि उसका मुख्य प्रोडक्ट अब चलन से बाहर हो गया है, तो वो वैल्यू ट्रैप है। लेकिन अगर एक मजबूत मोट वाली अच्छी कंपनी किसी अस्थायी बुरी खबर या मैनेजमेंट की किसी छोटी गलती की वजह से सस्ती हो गई है, तो वो एक अवसर है। जैसा कि क्लारमन कहते हैं, महान निवेश दरवाजे पर दस्तक देकर ये नहीं कहते कि मुझे खरीद लो, उन्हें ढूंढना पड़ता है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ें? 97% समय कुछ न करना, भीड़ के खिलाफ जाना, कीमत को नहीं बल्कि मूल्य को देखना, और खुद को गलतियों से बचाने के लिए एक बफर रखना। तो ऐसा लगता है कि ये पूरा दर्शन सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुशासन, धैर्य और सबसे बढ़कर मानवीय भावनाओं पर काबू पाने के बारे में है। बिल्कुल। क्लारमन का साफ मानना है कि शेयरों की गलत कीमत का कारण मानव व्यवहार में गहराई से निहित है। डर और लालच जैसे भाव ही बाजार को चलाते हैं। जब लोग डरते हैं तो वो अच्छी कंपनियों के शेयर भी औने पौने दाम पर बेच देते हैं, जिससे वैल्यू इन्वेस्टर को मौका मिलता है। हाँ, और जब वो लालची होते हैं तो वो किसी भी कीमत पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं, जिससे बाजार में बुलबुले बनते हैं। ये पूरी रणनीति डर, लालच और भेड़ चाल जैसी आम भावनाओं का मुकाबला करने और उनसे फायदा उठाने के लिए ही बनाई गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैसा बनाने की प्रक्रिया बेचने के समय नहीं बल्कि खरीदने के समय ही शुरू हो जाती है। आपने 100% सही बात कही। एक स्रोत में क्लारमन का एक बेहतरीन उदाहरण है। हम आम तौर पर पैसा तब कमाते हैं जब हम खरीदते हैं। हम मुनाफे की गिनती बाद में करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमने उन्हें तब हासिल कर लिया था जब हमने सौदा खरीदा था। वाह! ये एक सौदा खरीदो और इंतजार करो की प्रक्रिया है। आप कम कीमत पर मूल्य खरीदते हैं और फिर धैर्यपूर्वक बाजार के उस मूल्य को पहचानने का इंतजार करते हैं। तो आज की चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में ये उभरता है। स्रोत बताते हैं कि जब कोई अच्छा सौदा नहीं मिलता तो क्लारमन की फर्म अक्सर बड़ी मात्रा में कैश रखती है, कभी कभी अपने फंड का 30-40% तक। बिल्कुल। एक ऐसी दुनिया में जो हमेशा लोगों को कहती है कि अपने पैसे को काम पे लगाओ, कुछ भी ना करने का अनुशासन रखना शायद सबसे बड़ा विपरीत दाव है। तो सवाल ये है कि हर समय पूरी तरह से निवेशित रहने के दबाव में कौन से अवसर छूट जाते हैं और हाथ में नकदी रखने की ताकत से किन अनदेखे तूफानों से बचा जा